नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। बीते कुछ दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर बाजार गर्म था और अंत में ये चर्चाएं सही साबित हुई हैं। रावत के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासी माहौल बेहद गर्म है। रावत ने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। बुधवार को दिन में 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ नेताओं रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया है। रावत 4 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी और संघ के विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री पद पर काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रदेश के लोगों का भी आभार जताया और उनकी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसी नौबत क्यों आई जो उनको हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके जवाब के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से जाकर पूछिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 नाम मीडिया के गलियारों में घूम रहे हैं। इनमें पहला नाम है धन सिंह रावत, दूसरा सतपाल महाराज, तीसरा अनिल बलूनी और चौथा अजय भट्ट का है। लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात है वह है जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की। बीजेपी को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। आज विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने तेल के दामों को वापस लेने की मांग की, जिसके बाद सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा और अंत में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा टीवी पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष को नहीं दिखा रहे हैं। चौधरी ने डिजिटल डिवाइड शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लोकसभा टीवी के कैमरे केवल सरकार के सांसदों को दिखाते हैं, विपक्ष को नहीं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आप चाहते हैं कि देश सदन में हो रही नारेबाजी और व्यवधान को देखें। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा यह भी सदन की कार्रवाई का ही हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही उस खबर का जवाब बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो सीएम बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अच्छा होता अगर राहुल गांधी उनकी चिंता तब करते जब वो कांग्रेस में थे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सीट को बदलकर बड़ा फैसला किया, जिसके बाद लगातार नंदीग्राम सीट चर्चा में है, जिससे ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट को टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता रहा है। शुभेंदु अधिकारी फिलहाल नंदीग्राम से ही विधायक हैं और बीजेपी ने शुभेंदु को ही इस सीट से टिकट दिया है। बीजेपी और शुभेंदु ममता बनर्जी को नंदीग्राम के लिए बाहरी बता रहे हैं, तो इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग नंदीग्राम में मुझे बाहरी कह रहे हैं वो खुद ही बाहरी हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की राजनीति में अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने राज्य की 234 सीटों वाली विधानसभा में 154 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बाकी की सीटों पर उसके गठबंधन के 2 सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। 2 अन्य पार्टियां अखिल भारतीय समथुआ मक्कल काची और इंडिया जननायगा काची हैं, जो 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। लोगों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। डीएमके द्वारा सत्ता में आने पर हर राशन कार्ड धारक गृहिणी को 1000 रुपए दिए जाने के ऐलान के बाद अब सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने कहा है कि उनकी सरकार फिर से बनती है तो वो हर परिवार को 1 साल में 6 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और परिवार की महिला को 1500 रुपए हर महीने देंगे। हरियाणा में किसान आंदोलन से बीजेपी जेजेपी विधायक दबाव में हैं। इस बीच जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने विधानसभा में किसानों को लेकर सरकार के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां से हम चुनकर आए हैं वो लोग ही आजकल हमारा सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। वो हमें कॉल कर बोलते हैं कि गाँव में मत आना, ये समस्या है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के सहयोग से सरकार चला रही है और किसान बाहर हरियाणा की सड़कों पर बैठे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। बबली ने कहा कि हमारे बड़े बेटियां भाई 100 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो खुशी से नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं, लेकिन मैं ये कहते हुए नहीं झिझकूंगा कि जो वर्तमान में राज्य में घटनाक्रम हो रहा है वो राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान के घर में पैदा हुआ हूं और मुझे भी तकलीफ होती है। बता दें, किसान संगठनों ने जनता से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र के विधायकों पर दबाव डालें कि वो 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें जो कांग्रेस लेकर आ रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जनता चुनाव में उनको सबक सिखाए।
ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसानों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सोमवार को चर्चा की गई, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसको असंतुलित और झूठे दावों वाली बहस बताया है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हमें अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय झूठे और बिना किसी तथ्यों के दावे कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अखंडता पर आक्षेप लगाया गया। उच्चायोग ने मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कहा कि विदेशी मीडिया, यहां तक कि ब्रिटेन की मीडिया ने भारत में रहकर वहां की घटनाओं को देखा है, इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता में कमी का तो सवाल ही नहीं उठता। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में अब सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख सचिन वजय कथित तौर पर मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल थे और उनको गिरफ्तार किया जाए। फडणवीस का कहना है कि घटना की पूरी जानकारी मनसुख की पत्नी ने उनको दी है। उन्होंने कहा कि मनसुख की पत्नी ने पुलिस को दिए अपने बयान में भी इसका खुलासा किया है। सचिन वजय ही वह अधिकारी हैं जिनको पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले की जांच सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच की कनेक्टिविटी उत्तर पूर्व के क्षेत्र और दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत और बांग्लादेश के बीच का एक नया व्यापार गलियारा है। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। यह केंद्र सरकार की घोषणा से अलग है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है, लेकिन दूसरे चरण में सिर्फ 60 वर्ष से अधिक आयु वालों और 45 से अधिक आयु के उन लोगों को जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जानी है। यानी सिर्फ ऐसे लोगों को ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी और वह भी कुछ तय अस्पतालों में ही। केंद्र ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है कि सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बयानों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने निंदा की है। इन दोनों नेताओं ने कहा था कि कोरोना अब लगभग खत्म होने को है और जल्द ही भारत में इसका नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद IMA ने कहा है कि अगर वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इस तरह का बयान अगर ICMR या फिर WHO की ओर से आता है तो बात समझने योग्य है, लेकिन राजनेता और मंत्री कोरोना पर ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। IMA ने कहा कि उनको ये देखकर दुख होता है कि राजनेता किस तरह से लापरवाह हैं, जो उनका विषय नहीं है वो उसमें भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी मां नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है, आप सभी की फिक्र और दुआओं के लिए शुक्रिया। रणबीर कपूर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वह दवाई ले रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। वह घर पर सेल्फ क्वारंटीन हैं और सभी तरह के प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।